हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीजी। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में जान लिया था और हम लोगों को भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में जानना था, क्योंकि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये संविधान जो बना तो इसमें हम लोगों ने ये तो जान लिया कि किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, किन किन लोगों ने क्या क्या किया। तो अब ये जानना है कि आखिर जो ये संविधान जो आया, ये कॉन्सेप्ट आया, मतलब तो इसका स्रोत कहाँ से रहा लेने का। कहीं से तो कुछ पढ़ा गया होगा ना। तो हम लोगों को ये पता करना है कि हमारा जो संविधान बना है वो किन किन देशों से लेकर के उससे जोड़ जोड़ के मतलब बनाया गया है। तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार जैसे कि हमारे संविधान में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। या फिर राष्ट्रपति हो, या फिर उस पर महाभियोग हो, या उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट, ये सब कहाँ से लिया गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो यानी यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और फिर राष्ट्रपति, उस पर फिर लगाए गए महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, तो ये यूएसए से ली गई। जगह न होने की वजह से मैं लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी यूएसए से ली गई वो थी, देखिए इसमें सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जा कर के बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उच्चतम और उच्च जो न्यायालय है, उनके जो न्यायाधीशों की जो हटाने की प्रक्रिया है, वो सारी जो चीज़ें हैं, और फिर वित्तीय आपात कैसे लगाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। उसके बाद ब्रिटेन, यहाँ से, यानी कि जब हमारा देश इनके कब्जे में था ब्रिटेन से, तो इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें, इनके संविधान से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली गई, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो संसदात्मक प्रणाली था। ठीक है, शासन प्रणाली। फिर थी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में तो पता ही होगा, यानी कि अगर हम आपके पास कहीं और की नागरिकता यहाँ पे पर है, तो यहाँ पे आप अगर चाहेंगे कि भारत में भी नागरिकता हासिल कर लें तो आप ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता ही चलता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ये चीज़ें थी, एकल नागरिकता यहाँ से ली गई। फिर विधि निर्माण, विधि निर्माण भी यहीं से लिया गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड से, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम राष्ट्रपति जो है वो कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, तो ये मनोनीत जो होकर के आते हैं वो कहाँ के होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वो कहाँ के लोग होते हैं, तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो जुड़े लोग होते हैं, इन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा प्रस्तावना, याद रखिएगा कि ये कहाँ से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूचियाँ हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, वो भी कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई। फिर इसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और उनकी जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है, वो चीज़ें भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। फिर संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। उसके बाद जर्मनी से ये लिया गया कि जब आपातकाल हो तो उस समय राष्ट्रपति को कुछ अधिकार और शक्तियाँ दी जाती हैं, यानी कि आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी कुछ शक्तियाँ दी जाती है। तो ये जर्मनी से ली गई। उसके बाद कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, और राज्यपाल की नियुक्ति, और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई। उसके बाद
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो उसमें काफ़ी सारे संशोधन भी अभी तक हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये जो संशोधन है आखिर कैसे की जाती है, किस विधि से की जाती है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन के बारे में। फिर रूस से मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हमने लिया तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया। फिर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से लिया। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली कि यहाँ से ये चीज़ लिया गया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखना चाहिए हमेशा कि भले ही ये सारी चीज़ें इन देशों से ली गई, लेकिन हमारे संविधान का जो मुख्य स्रोत है, जो मुख्य विदेशी स्रोत है, वो कहाँ से लिया गया है? वो भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्या ये 1935 जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम के बारे में हम लोगों ने पीछे बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, आप पीछे जा कर के पढ़ सकते हैं। ये जो मुख्य स्रोत थी पूरे संविधान को बनाने में, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो इसको आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। वो मतलब थोड़ा ट्रिकी वाइज अगर आप लोग इसे याद रखेंगे तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा। जिसमें जो टोटल अनुसूची है वो कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची में जो आता है सबसे मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहली अनुसूची यानी कि हमारे राज्य, अगर संविधान है, देश है, तो वहाँ पे सबसे पहले जिक्र किसकी की जाएगी? तो वो राज्य के बारे में की जाएगी। तो भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। फिर दूसरी अनुसूची जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है, यानी कि पेंशन, वेतन, भत्ता जितना भी है, जो चाहे वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये जो सभी लोग हैं, जो न्यायाधीश है, चाहे उच्च न्यायालय के हों चाहे कहीं के, उनकी क्या है उसमें यहाँ पे वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में इनके मंत्री, जो जितने भी मंत्री हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर पदाधिकारी हैं, इन सब का पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है उसके बारे में दिया गया है। यानी कि आप जब पेमेंट ले रहे हो, पैसा ले रहे हो स्टेट में रह करके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी राज्य में रह करके आप वहाँ से पेमेंट उठा रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, तो आपको शपथ तो लेनी पड़ेगी ना कि हाँ, जिस बात के लिए हम लोग पेमेंट ले रहे हैं तो हम वो काम अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद है चौथी अनुसूची। इसमें क्या है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में, यानी कि हर राज्य के या फिर संघीय क्षेत्र है जो कुछ, उसके राज्यसभा है, तो हर राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, जो यानी कि ST SC वाले जो लोग हैं उनके बारे में, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, याद रखिएगा ये स्टेट के बारे में कि इन लोगों को कुछ दर्जा दिया गया है, प्रावधान किया गया है इनके प्रशासन में, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। ये मतलब नक्सली इलाका है एक तरह से अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे जनजातियाँ काफ़ी ज़्यादा भरी पड़ी हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा, हम लोगों ने विदेशी स्रोत में जो पढ़ा कि शक्तियों का जो बंटवारे के बारे में पढ़ा, तो देखिए यहाँ पे सातवीं अनुसूची में इसका जिक्र है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख है। जो टैक्स लगाते हैं सरकार, उनका उल्लेख कहाँ? यहीं है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि आप संघ सूची का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन लोगों को कितना पावर है, कितने हद तक पावर है, वो दिया गया है संघ सूची में। राज्य सूची यानी कि स्टेट को कितना कितना मतलब दिया गया है, मतलब कितना कितना पावर दिया गया है, वो इसके बारे में दिखाया गया है। और समवर्ती सूची यानी कि जब राज्य और केंद्र के बीच जब टकराव पैदा हो जाती है तो वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया है उस चीज़ को। ठीक है, तो संघ सूची में टोटल, संघ सूची में टोटल जो विषय आते हैं कानून बनाने के लिए, जो केंद्र सरकार कानून बना सकती है जिस पर, वो 97 विषय है। और राज्य सूची में
टोटल 66 विषय हैं आते हैं, यानी कि राज्यसभा इतने विषय पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतने विषय पर कानून बना सकती है। और समवर्ती यानी कि जब दोनों मिल करके करते हैं समवर्ती सूची में, तो इसमें जो टोटल विषय है 47 विषय रखे गए हैं। लेकिन ये जो 47 विषय था, जब संविधान हमारा मतलब लागू हुआ था उस वक्त 47 था, लेकिन अब जो है वो जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता गया तो विवाद जब होने लगे तो फिर इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अब जा करके 52 सूचियाँ हो गई हैं समवर्ती सूची में। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जैसे कि जानते हैं कि कितनी भाषा है हमारे देश में, 22 भाषाओं का जो उल्लेख मिलता है। लेकिन मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं हैं, 14 भाषा, लेकिन अब और भी मतलब वो भाषाएं बढ़ गई होगी। आप गूगल पे एक बार सर्च जरूर कर लें। ऐसे उस वक्त 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची में रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे मांग जो है बढ़ती गई। उसके बाद फिर 9वीं अनुसूची में संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो किसके तहत जोड़ी गई? तो ये 1951 संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत जो राज्य द्वारा जो संपत्ति होती है उसका जो अधिग्रहण की जो विधि है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है 9वीं अनुसूचियों में दिया गया है। ठीक है। और इसमें और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इस अनुसूचित में जो विषय सम्मिलित है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। इसको क्या किया गया है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, ये चीज़। लेकिन फिर क्या हुआ कि 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के द्वारा एक निर्णय दिया जाता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है 9वीं अनुसूची, तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा कि उसमें समीक्षा कर सकता है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या करेगा? समीक्षा कर सकता है। ठीक है। 10वीं अनुसूची इसमें है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें क्या है? 10 में दल बदल, याद रखिएगा, 10वां में दल बदल से संबंधित प्रावधान के बारे में इसमें उल्लेख है। फिर आता है 11वां अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया? 73वें संशोधन 1993 में शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है और टाइम भी लिखने में काफ़ी ज़्यादा जाता है। ठीक है। तो आप लोग, मैं बोल दे रही हूँ कि 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज, 11वीं में याद रखिएगा कि पंचायती राज है उनके बारे में यहाँ पे जिक्र है, और पंचायती राज के जो विषय दिए गए हैं वो 29 दिए गए हैं। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची कब कैसे जोड़ा गया? ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको भी जोड़ा गया। ठीक है। इसमें कुल टोटल 18 विषय हैं और ये जो संबंधित है वो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन और संस्थाओं के कार्य से रिलेटेड है। तो ये थी हमारी सारी अनुसूचियाँ। 12वीं अनुसूची तक हम लोगों ने आज कवर किया। अब कल के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है देशी रियासतों का भारत में विलय किस तरह से हुआ। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे बहुत सारा चीज़ें भिड़ा करके कैसे सम्मिलित करते हैं बहुत सारे रियासतों को, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत ही डिटेल से। तो ये चीज़ें जो है कल के वीडियो में, तब इतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और आगे भी यही कोशिश करूँगी। थैंक यू।